सर मामला खराब हो गया, आप कुछ करें। एक हाई ऑफिशियल का टेलीफोन कॉल आती है और उस टेलीफोन कॉल में यह कहा जाता है कि एमक्यूएम के एक एमपीए ने एक डीएसपी और एक एसएचओ को दरवाजा बंद कर कैद कर दिया गया है। पूरे सिस्टम में हलचल मच जाती है कि ये मामला हुआ क्या है। ये सोशल मीडिया पे क्यों टेंशन है, क्या चल रहा है भाई? ये मैं आपको कोई माजी का किस्सा नहीं बता रहा, बल्कि आज की तारीख जहन में रखिए और ये मैं आपको आज रात का ही किस्सा बता रहा हूं। वक्त जहन में रखिएगा, तारीख जहन में रखिएगा। लेकिन हुआ क्या है, आखिर वो कौन सा डीएसपी था, वो कौन सा एसएचओ था कि जिसके मुतालिक ये कहा गया कि एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले एक एमपीए ने उन्हें बंद कर दिया गया और अब वो लोगों को फोन कर कह रहे हैं कि उन्हें छुड़वाए जाए। आखिर है क्या? उस कमरे के अंदर कौन मौजूद था, तफसीलात हमारे पास क्या, ये मैं आपको एक तहलका अंगेज खबर आज के प्रोग्राम में देने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ आज और भी बहुत बड़ी खबरें हो के अंदर मुझे यहाँ पे थाने के अंदर वापस चाहिए। स्पेशल वाले लेकर गए हैं, स्पेशल मोबाइल के अंदर। जब उनको पता चला है वो कौन से लोग थे, एमक्यूएम से ताल्लुक था या पीएसपी से ताल्लुक था कि जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, जुर्म किया था, और फिर दूसरा एमक्यूएम का ग्रुप उनके लिए आवाज बुलंद करने के लिए क्यों नहीं आया, उनके टेलीफोन कॉल्स क्यों नहीं बजे। एक बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। सवाल ये है, जवाब कौन देगा? आज दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस बड़ी मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन करने की बात की जा रही थी, वही नैब के हाला ऑफिशियल्स इस्लामाबाद से आए थे। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, एक सनसनीखेज खबर आपको देने वाला हूं। ये गवर्नर जाने की खबर किसने चलाई है और आखिर उसके पसे पर्दा कौन है, वो शख्स कौन है, ये एक बड़ी मालूमात के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। रहे या 2 हफ्ता रहे। जी जी, अब गवर्नर साहब के काउंटडाउन। क्या वफाक मान चुका है कि कराची को हवाले किया जाए एक ऐसे बड़े रहनुमा का बयान कि जिसके बाद इस्लामाबाद से लेकर कराची तक एक सनसनी मची हुई है। जमात इस्लामी ने एक बड़े तरीके से कैंपेन का आगाज किया है। कैंपेन किस तरीके से हो रही है और कौन कर रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ है। 8 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहीं हो सका और पंजाब की बुराइयां करते करते न थकने वाले सिंध के लोगों ने, सिंध के वुज़रा ने आखिर पंजाब से किसे बुलाया है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज एक बार फिर मैं आपको चौंका देने वाली खबरों के साथ मौजूद हूं। वो खबर जो कोई नहीं देगा, वो खबर जो बंद कमरों से हाई ऑफिशियल्स तक आ रही है। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ना हम डरते हैं ना आप डरते हैं। कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बहुत बड़ी हाई ऑफिशियल की आज मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर। गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें चल रही थी और ये बाज़गश्त आ रही थी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है और ये बड़ा ऑपरेशन करने वाले लोग कौन हैं और किस तरीके से वो सरगर्म है। इसकी इत्तलात ये आ रही थी कि नैब ने फला कागजात मंगवा लिए, नैब ने आबपाशी वालों से ही मंगवा लिया, नैब ने मेयर कराची को खत लिख लिया। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी पेशरफ्त हुई और बड़ी पेशरफ्त यह हुई कि इस हवाले से शिकायत न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाई ऑफिशियल्स को दी, बल्कि वफाक के अंदर भी इस हवाले से अपना एहतजाज किया। उसके बाद राब्ते होना शुरू हुए, उसके बाद फोन खड़कना शुरू हुए और जब ये फोन खड़कना शुरू हुए तो उसके बाद खुद चेयरमैन इस्लामाबाद से कराची आते हैं और इस्लामाबाद से जब कराची आते हैं तो उनके साथ एक नहीं, कई नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई अफसरान इस्लामाबाद से आ रहे होते हैं। कराची में जो डीजी नैब है, यानी कि जो कराची का ऑफिस देखते हैं शकील साहब, उन्हें भी बुलाया जाता है। कोई 7 से 8 लोगों की टीम नैब की वजीर आला हाउस के अंदर दाखिल होती है। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं कि क्या वाकई में वजीर आला सिंध के खिलाफ कोई इंक्वायरी के लिए आ रहे थे। नहीं जी,
एक बहुत बड़ी हाई ऑफिशियल मीटिंग कॉल की गई थी और उसी एहतजाज और उन्हीं बातों के बाद कि जो कि कराची से लेकर पूरे सिंध के अंदर नैब मुसलसल जो लोगों की फाइलें मंगवा रहा था, इस हवाले से जो फोन खड़के थे, फोन खड़कने के बाद राब्ते हुए और राब्ते होने के बाद बाकायदा चेयरमैन नैब कराची आते हैं अपने पूरे टीम के साथ और कराची की टीम भी वहां बैठती है। दूसरी तरफ कौन बैठा होता है? दूसरी तरफ बैठा होता है मुराद अली शाह, वजीर आला सिंध, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर, उसके बाद एंटी करप्शन के लोग और फिर कई और इदारों के बड़े बड़े नाम, यहां तक के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लोग, तमाम लोग वहां पर बैठे होते हैं और ये फैसला होता है कि जनाब मिलकर काम होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जुमला सुनिएगा, मिलकर काम होगा और कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो जो इतलात और जो र्यूमर्स आ रही थी, और मैं आपको पिछली बार भी कह रहा था कि जनाब ये जो खबरें आ रही है और कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो रहा है और कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, तो इतलान अर्ज है कि अब एक कमेटी बन गई है और उस कमेटी के अंदर नैब के लोग और वजीर आला सिंध की तरफ से नामजद किए गए लोग होंगे कि जो कि मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपको बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, जो आपको चीजें सुनाई दे रही थी, वो अब कहां पर आकर रुकी है। अबे क्या ऐसा हो सकता है? खबर देना मेरा काम है, आगे आपको समझते हैं। अब इस मीटिंग क्या है, हर 15 दिन के बाद इजलास होगा और 15 दिन के बाद इजलास में क्या होगा ये भी आप सबको मालूम है, मगर उसके साथ साथ एक और भी खबर मैं आपको देता हूं। खबरें बहुत सारी है और बहुत सारे मामला हैं। गुज़िश्ता रात को एक खबर चलना शुरू हुई, ये अफवाह नहीं थी बल्कि खबर थी, और खबर ये थी कि एमक्यूएम के चंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां पर एमपीए साहब पहुंच गए के अंदर। मुझे यहाँ पे थाने के अंदर वापस चाहिए, स्पेशल वाले लेकर गए हैं, स्पेशल मोबाइल के अंदर, जब उनको पता चला है। अब खबर सिर्फ ये नहीं थी, इस खबर के कई पहलू थे और कई मामला थे। कराची शहर में मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब ने 148 और 149 के तहत कराची को वफाक के हवाले करने की बात की। उसके बाद हुआ ये कि जाहिर सी बात है ये बैनर्स एमक्यूएम के नाम पर नहीं लग सकते थे, तो इसे इलाका अहलियान कराची के नाम पर, सेक्टर 33 के नाम पर लगवाए गए, ताकि क्योंकि एमक्यूएम की जो आला क़यादत है वो इन बैनर्स की या मुस्तफा कमाल साहब के उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाना नहीं चाह रही थी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। तो इसलिए पीएसपी वाला जो फैक्टर है, उन्होंने इस बारे में सोचा कि जनाब, और उनकी आला ऑफिशियल्स ने कहा कि जनाब कराची में जो बैनर लगाए जाएं वो अहलियान कराची के नाम पर लगाए जाएं। इब्तदाई तौर पर 2 दिनों से ये मालूमात आ रही थी कि उनके बैनर्स निकाले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात को उनके 2 कारकुनान को गुलशन से एक स्पेशल की गाड़ी आती है और लेकर चली जाती है कि जिसमें बैनर्स लगे होते हैं। उसके कुछ ही देर के बाद वहां पर एमपीएस और इनके कारकुनान पहुंच जाते हैं, सिर्फ पीएसपी के। इनकी तादाद इतनी बड़ी नहीं होती, सिर्फ एमपीएस और उनके साथ कारकुनान होते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इस सारे मामले से अपने आप को दूर रखती है और जो पीएसपी का फैक्टर है वहां पर पहुंचता। गुलशन थाने में सबसे पहले पहुंचते हैं वहां के एमपीए, और एमपीए फरहान साहब वहां पर पहुंचते हैं। मुझे 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर मुझे वो तमाम साथी चाहिए, एसएचओ गुलशन को मैंने। और फरहान जब वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद वो एक धुआंधार तकरीर करते हैं, चलिए वो भी हम आपको सुना देते हैं। अब उसके बाद मामला बिगड़ जाता है। यहाँ तो वो कहते हैं कि जनाब एसएचओ और डीएसपी साहब इनको बाजियाब कर रहा है। उसके बाद होता यह है कि कोई 1-1.5 घंटे के बाद हाई ऑफिशियल्स के फोन घूमना शुरू हो जाते हैं और यह कहा जाता है कि एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले एक एमपीए ने डीएसपी और एसएचओ को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सर मामला खराब हो गया, आप कुछ करें। जब हमारे सामने हकाइक आते हैं तो वो हकाइक ये आते हैं कि जब फरहान साहब वहां थाने में पहुंचते हैं, डीएसपी और एसएचओ आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि वहां पर कमरे के अंदर बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारे कारकुनान दो। इनके कारकुनान का मालूम नहीं होता कि कौन से थाने वालों ने उठाया है या फिर किसने उठाया है। इस हवाले से यहाँ पर कुछ गर्माहट होती है और ये कहा जाता है कि जनाब ना हम आपको जाने देंगे ना हम यहाँ से जाएंगे जब तक हमारे कारकुनान का मालूम नहीं हो सकता। क्या चल रहा है भाई ये? क्योंकि डीएसपी और एसएचओ तो वहीं पर मौजूद होते हैं, मुबैना तौर पर
उनसे भी एक बड़े ऑफिसर किसी और जगह पर फोन कर ये इत्तला देते हैं कि जनाब ये मामलात हो गए। उसके बाद ये शिकायतनामा आता है कि क्या एमक्यूएम के एक एमपीए ने एसएचओ और डीएसपी को कमरे में बंद कर दिया है, जबकि ग्राउंड पर यह सूरत हाल हो रही थी। उसके बाद ये इत्तला आती है कि महमूदाबाद से पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले 4 लोगों को उठाया गया है। शाह फैसल कॉलोनी से भी ये इत्तला आती है, और कुल मिलाकर ये 11 लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक पीएसपी से होता है या जिनमें उठाया जाता है। अब ये 11 लोग हैं का पूरी रात ये तमाशा लगा रहता है कि 11 लोग कहां पर है। उसके बाद बड़ी बड़ी जगहों से फोन खड़कना शुरू होते हैं, और फोन जब खड़कते हो जाते हैं तो कहा जाता है कि इन्हें सुबह हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर तादाद शाह फैसल कॉलोनी से होती है और बाकी सब जगह तो 2-2 के करीब होता है, लेकिन जो बड़ा फिगर है यानी 4 या 6 लोगों का वो शाह फैसल कॉलोनी से होता है। फिर तय ये होता है कि ये मामला को हल करने के लिए वहां से मैं आपको खबर दे रहा हूं, फिर वहां से इनको कहां से रिसीव किया जाए। फिर इत्तलात आती है कि जमान टाउन थाने से नजम साहब जो इनके एमपी है एमक्यूएम मतलब पीएसपी के ग्रुप से जो है वो जो है उन्हें वहां से रिसीव करते हैं, और फिर उसके बाद उनको हवाले कर दिया जाता है। ये है पूरी खबर का मतन, लेकिन इसमें अभी और खबरें बाकी हैं। सरकार रुकिए, आखिर तक देखिएगा, और भी खबरें दे रहा हूं मैं आपको। अब इसके बाद होता क्या है, उसके बाद फिर एक और मामला चलना शुरू होता है, और उसके बाद सवाल ये होता है कि एमक्यूएम की आला क़यादत इस हवाले से ना पुलिस को फोन करती, हाँ अलबत्ता पीएसपी वाले फैक्टर्स जो हैं वो मुसलसल फोन कर राब्ते कर ये चीजें चाह रहा होता है कि वो किसी तरीके से हासिल कर सके। एक वक्त, और बिल्कुल मामलात यहां तक ही नहीं रहते, एक वक्त था कि एमक्यूएम जो है वो बड़ी से बड़ी कॉल दिया करती थी। वो अगर अपोजिशन में भी हो तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि एमक्यूएम के कारकुनान को बैनर्स लगाने से रोका जाए। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि जमात इस्लामी के खिलाफ चौकिंग होती है, सूदखोर वगैरह जो लिखा जाता है उनके खिलाफ, वहां पर कोई गिरफ्तारियां नहीं होती है। बाकायदा लोग चौकिंग करते हैं, आ जाते हैं, मगर ये नामालूम अफराद होते हैं कि जिनका कंट्रोल यहाँ पर हमेशा से ही रहता है। लेकिन खबर का आंसर ये नहीं है। खबर का आंसर ये है कि एक तरफ तो एमक्यूएम यहां पर जाहिर है अपने बैनर्स लगा रही है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी और भारी कैंपेन चलाई जा रही है जमात इस्लामी कराची की तरफ से, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और हर बार की तरह इस बार भी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने प्रमोशन के लिए जिस चीज को हदफ बनाया है वो है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया पे क्यों टेंशन है? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक भारी रकम के साथ इस वक्त मैंने जो खुद देखा है अपनी आंखों से, हाफिज नईमुर रहमान साहब का बयान बाकायदा इश्तिहारात के तौर पर सोशल मीडिया में चल रहा है। यानी कि आप यूट्यूब की वीडियो अगर लगाएं तो उसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब का एक पैगाम आ रहा है, आप किसी और का लगाएं तो कोई और भी सोशल मीडिया अकाउंट लगाएं, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, तो उसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब का पैगाम आ रहा है कि 1 फरवरी को कराची में शाह फैसल पर एहतजाज के लिए बाहर निकले। ये वो सब चीजें थी कि जो चल रही है, मगर उसके साथ साथ कुछ और बड़ी खबरें भी तो साथ साथ गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता रात को बहुत अहम एक बयान का चर्चा चलता रहा कि जनाब एक साहब हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और तैमूर तालपुर उनका नाम है। उन्होंने एक खबर चलाई कि गवर्नर्स, उनके ARY का प्रोग्राम था और वसीम बदामी साहब वो प्रोग्राम कर रहे थे। वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में हैदर अब्बास रिजवी भी मौजूद थे। अब तैमूर तालपुर ने ये कहा कि जनाब ये जो गवर्नर साहब हैं इनका वक्त अब कोई 10 से 15 दिन रह गया है और 20वां दिन नहीं होगा। हफ्ता रहे या 2 हफ्ता रहे, जी जी, अब गवर्नर साहब के काउंटडाउन में 15 दिन हो सकते हैं, मेरे ख्याल से 20 दिन नहीं हो सकते। अब मैं आपको उस खबर का सोर्स बताता हूं और मैं आपको खबर की तहकीकात बताता हूं। जनाबे वाला, अब हमने जरा सी इस खबर की तहकीक करना शुरू। पहले तो आप तैमूर तालपुर को समझ लीजिए तो आपको खबर का सोर्स बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तैमूर तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं, रहनुमा में नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इन्हें उस पूरी फहरिस्त से बाहर कर दिया गया है। एक जमाने में इनका असर रसूख बहुत ज्यादा था, लेकिन इस वक्त ये उस कैटेगरी में मौजूद नहीं है कि जिसे रहनुमा तस्वुर किया जाए। तो ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप इनका ताल्लुक करार दे सकते हैं। तैमूर तालपुर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तकरीबन साइडलाइन किया है। कोई वजारत इनके पास नहीं दी गई, ना ही इन्हें किसी शोबे का वजीर बनाया गया है, और ना ही इनके पास आपने इनको किसी हाई ऑफिशियल्स उन तमाम मीटिंग्स के अंदर नहीं देखा होगा जहां पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता रहते हैं। तो ये खबर का आंसर है जब हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन बासर लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि भाई ये तैमूर तालपुर ये कहता है,
तो आपके पास क्या इतलात है? ज़ाहिर है उनके पास भी सोर्सेज से इतलात आएगी। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है। ये मैं आपको दे रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्स की एक जादूगरनी की खबर, और वो जादूगर नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर है, यानी कि बहुत बड़े लेवल का मतलब करता घरता ताकत है। उसने कहा कि भाई जब कभी भी वफाक की तरफ से फैसला होगा तो होगा, इस वक्त ये फैसला नहीं हो रहा और ना ही मुझे इस बारे में इतलात हैं। उस सोर्स ने, उस जादूगरनी ने मुझे ये भी बताया कि उनकी कामरान कसोरी साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर है और इस वक्त ये जो खबर चल रही है ये इस नोयत की कोई भी पेशरफ्त आगे नहीं हो रही है। ये खबर का मैं आपको सोच दे रहा हूँ। इसी प्रोग्राम के अंदर हैदर अब्बास रिजवी भी मौजूद थे। हैदर अब्बास रिजवी ने, मैंने पाकिस्तान न्यूज़ पार्टी का सोर्स इसलिए कहा क्योंकि खबर पाकिस्तान न्यूज़ पार्टी के सोर्स से आई थी, और जब मैंने उससे पूछा कि तैमूर तारपुर, बोला यार आजकल उसके इतने सोर्सेज हैं नहीं, वो वैसे ही उन्होंने फेंक दी होगी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास कोई इत्तलात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ तैमूर तारपुर से जरा हाई दर्जे के जो एक लीडर हैं और जो कि इस सारे मामला के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अक्सर टीवी चैनल्स के अंदर आप उनके बयानात भी देख रहे होंगे, और मजीद नाम नहीं बताऊंगा लेकिन खबर तक आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगली खबर उसके बाद ये हुई कि ये सारा, उसमें हैदर अब्बास रिजवी मौजूद थे। जब हैदर अब्बास रिजवी से पूछा गया कि जनाब ये कह रहे हैं कि कसोरी साहब का जाने का, कह रहे हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जनाब एमक्यूएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या एमक्यूएम दफन हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, या एमक्यूएम खत्म हो जाएगी, सॉरी दफन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, दफन का किसी और ने कहा, एमक्यूएम क्या खत्म हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर कोई आता है या कोई जाता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये हैदर अब्बास रिजवी साहब के जुमले। हैदर अब्बास रिजवी साहब ने इस सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो किस हद तक कंट्रोल कर सके या नहीं कर सके वो आप उनकी मर्जी। अगली खबर उससे भी अहम और एक बड़ी अहम खबर दे रहा हूं। कल मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जनाब आपके पास अगर सहूलियात नहीं है सिंध हुकूमत के पास और गुल प्लाजा के मामला को आप हल नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूं। और आज पंजाब की टीम आ गई और बाकायदा डीसी ऑफिस यानी गुल प्लाजा के जस्ट अपोजिट एक डीसी ऑफिस है, बिल्कुल साथ डीसी ऑफिस है, डीसी साउथ का ऑफिस है, जिसकी सारी काम होना चाहिए था कि वही उसे सारे मामला देखने चाहिए थे, लेकिन बस हमारे यहाँ वही जो जिम्मेदार होते हैं वही मीटिंग्स ले रहे हैं। और उस मीटिंग के अंदर पंजाब से बाकायदा एक तहकीकाती टीम आई फॉरेंसिक की कि जो वहां पर रिसर्च और जो इसकी मदद करने के लिए आई सिंध गवर्नमेंट की। अब आप सोचिए, अगर आप लेवल सोचिएगा जरा से, मैं आपको कोई चीज समझाना चाह रहा हूं। एक तरफ सिंध हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमें कोई जरूरत नहीं है और उनके पास ये सहूलियात मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सहूलियात के लिए पैसा खर्च नहीं किया, जिस तरह हर बार खर्च करते हैं इसी तरह उन्होंने इस बार भी खर्च किया, यानी कि 8 अरब रुपए फॉरेंसिक लैब के लिए खर्च हुए, लेकिन लैब नहीं बनी। अगर आपके पास चैट जीपीटी आजकल सबके पास है, सबके पास एआई की टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आप सिर्फ ये लिखिएगा कि एक फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए कितना एचआर, खासतौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज और किन किन टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, तो आपको अंदाजा होगा कि आप इस 8 अरब रुपए के अंदर 3 फॉरेंसिक लैब्स बना सकते थे, यानी कि 3 लैब्स आप बना सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक भी नहीं मिला। अब वो पैसे कहाँ गए, कौन तहकीकात करेगा? अब ज़ाहिर एंटी करप्शन का जो बंदा है या एंटी करप्शन के जो हेड है इस वक्त, अगर किसी को भी सिंध गवर्नमेंट के अंदर एंटी करप्शन का हेड अगर वो लगा हुआ है तो आपको तो मालूम होगा कि उसे सिंध गवर्नमेंट लगाएगी, तो वो उसके खिलाफ क्यों तहकीकात करेगा? नैब के चेयरमैन जो है वो वजीर आला साहब के साथ मिलकर एक कमेटी बनाकर उस पर तहकीकात कर रहे हैं। कौन सी तहकीकात होगी और कौन से मामलात होंगे, ये आप मुझसे ज्यादा बाखबर है, आप मुझसे ज्यादा चीजों को समझते हैं, तो आप ये चीजों को समझ सकते हैं। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं और उसके बाद और भी बड़ी बातें करते हैं। रज़ा रब्बानी साहब जिनका ताल्लुक भी कराची शहर से, वो ये फरमाते हैं कि कराची को सिंध से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार इस बात की गूंज के बाद कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए, राना सनाउल्लाह साहब के जो कि बड़े अहम वजारत रखते हैं, इस वक्त हुकूमत के अंदर बड़ा असर रखते हैं, उनकी तरफ से आया है कि जनाब सोचा जा सकता है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। दर हकीकत क्या वाकई में कराची को वफाक के हवाले की जाने की बाज़कश बिल्कुल दुरुस्त है? तो मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी ये बात कही थी, मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि इस वक्त ताहाल कराची को वफाक के हवाले करने के लिए कोई भी मशीनरी एक्टिव नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी स्लोगन तो आपके पास हो सकता है, लेकिन दर हकीकत आप हकीकत पसंदाना अगर मुजाहरा देखेंगे तो इस वक्त ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और आखिरी खबर और उसके बाद जो है वो चीजों को जरा सा समेटेंगे कि जनाब
क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। शर्जील इमाम मेमन साहब ने कहा है कि एमक्यूएम जो है वो ब्लैकमेल कर रही है, तो क्या एमक्यूएम वाकई में इस वक्त इस पोजीशन पर है कि वो ब्लैकमेल कर सके? मेरा ख्याल है कि नहीं है, एमक्यूएम इस वक्त इस पोजीशन के अंदर मौजूद नहीं है कि जनाब वो कोई ब्लैकमेल कर या कोई अपनी स्ट्रीट पावर शो कर कोई बड़ा काम कर सके। अब मैं आपको ये खबर किस लिए दे रहा हूँ? ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज बुध का दिन है और जुमे के दिन एमक्यूएम ने एक बड़े मुजाहिरे की कॉल दी है। क्या उस मुजाहिरे के अंदर वो उतनी तादाद में लोग ला सकेंगे? दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी इसी हवाले से एक प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है, एक मुजाहिरे की भी तैयारी कर रही है। अब एमक्यूएम के आज बुध के दिन एक मीटिंग हुई है, लेकिन दोनों ग्रुपों की अलग अलग मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ये बात तय की गई है कि दोनों को वहां पर एक साथ शिरकत करनी है या नहीं करनी है। लेकिन दोनों ग्रुप्स की, यानी कि एमक्यूएम के ग्रुप की भी और पीएसपी के ग्रुप की अलग-अलग मीटिंग हुई है। दोनों की कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं हुई है कि जिसमें ये फैसला किया जाए कि जनाब दोनों एक साथ किसी प्रोटेस्ट की तरफ या किसी मुजाहिरे की तरफ जा रहे हैं। अब तक के लिए इतनी खबरें, मजीद खबरें आपको हम देते रहेंगे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।